हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज से जैसे हमने आपको बताया था कि आज से हम तैयारी करेंगे CTET की, NCERT की। यानी कि CTET में जो आपके SST के लिए NCERT पढ़नी थी हमें, और उसमें भी NCERT की क्या देखनी है, हमें समरी देखनी है। हमें पूरी किताब नहीं पढ़नी, हमें अपने CTET के अनुसार जो हमें NCERT को पढ़ना है उसकी समरी देखनी है, और वो हम देखेंगे। यानी कि CTET 2023 SST की आज से हम तैयारी करेंगे। और आप जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि आपकी क्लासेस नहीं हो रही है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, क्लासेस आपकी उस टाइम हो चुकी हैं जिस टाइम CTET के फॉर्म निकले थे। यानी कि जो आज करा रहे हैं लोग बाग, जो टीचर आज करा रहे हैं, उनसे पहले हमने आपका CTET का सिलेबस पूरा कवर करा के रख दिया है। और रही बात प्रीवियस ईयर पेपर की आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें जब आप देखोगे चैनल की प्लेलिस्टों में, आपको CTET की वीडियो की जो क्लासेस हैं यानी कि पेपर्स हैं वो मिल चुके हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे 6th क्लास की, यानी कि क्लास 6th की हिस्ट्री की देखेंगे क्लास, यानी कि हिस्ट्री की। ठीक है, तो उससे देखेंगे। तो आज जो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि क्या, कब और कहाँ कैसे। अब दिक्कत ये आपको ये होगी कि ये स्क्रीन है, यानी कि स्क्रीन हो जाएगी यहाँ से छोटी, और फ़ोन और एक तरफ मैं अगर किताब खोल के रखूँ तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको जो किताब है वो अपने दूसरे डिवाइस में खोल के रखता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए। जैसे हमने ये नोट्स है, यानी कि आपकी जो किताब है NCERT, उसी में नोट्स बना रखे हैं। जैसे कि ये है कि लोग कहाँ रहते थे, तो लोग कहाँ रहते थे ये आपसे पूछा जाता है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो यानी कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसे हम थोड़ी सी पूरी स्क्रीन को लेके चलते हैं, और जिससे आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए और हम क्लास सही तरह कर पाएँ। तो चलिए आज से हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, यानी कि कौन सी क्लास को कर रहे हैं, यानी कि क्लास 6th को की NCERT देखेंगे। आज हम क्लास 6th NCERT, और 6th में भी कौन से देखेंगे हम, हमारा जो इतिहास है, यानी कि हमारे अतीत पहला भाग देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे अध्याय पहला, यानी कि हम मैराथन चल रही है और मैराथन में हम सारे चैप्टर एक साथ देखेंगे। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इस तरह से हम करते चल जाएंगे, जिससे हमारा क्या हो कि एक समरी कंप्लीट हो जाए। और समरी में आपका जैसे ही कंप्लीट होगी, आपको एक जो आपकी NCERT यानी कि आपका 60 नंबर का SST आता है, उसमें से 30 नंबर आपके पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आते ही क्वेश्चन यहाँ से है, तो NCERT को भी आपको कवर करना होता है। NCERT पढ़ने बैठोगे तो वही है कि 70-80 चैप्टर आप अभी पढ़ नहीं पाओगे और अच्छी तरह से उसे कवर नहीं कर पाओगे, और आपको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़नी है। तो इसलिए जो हम समरी कवर करवा रहे हैं उसे ध्यान से देखिए और उसके नोट्स बनाइए। तो पहला चैप्टर क्या है आपका, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर। तो सबसे पहली बात आती है कि आपका जो चैप्टर में पूछा गया है वो पूछा गया है कि लोग कहाँ रहते थे। यानी कि जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है लोग कहाँ रहते थे, यानी कि लोग कहाँ पर रहते थे। तो लोग कहाँ पर रहते थे आपको, यानी कि आप जो थे लोग होते रहते थे नर्मदा के तट के पर, यानी कि नर्मदा के तट पर। लिखिए इस पे, आपको एक एक नोट्स बना के बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कई लाखों वर्ष पहले जो लोग थे, यानी कि कई लाखों वर्ष पहले लोग क्या, जैसे आप अगर अपनी किताब को भी उठा लें, यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपने किताब नहीं उठाने से अच्छा, मैं पहली बात तो ये बताऊंगा कि आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर करें, यानी कि एक कॉपी रखें और उससे नोट्स को प्रिपेयर करें। जैसे अभी देखते हैं, हम आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपकी जो क्लास है ये चल रही है, और ये आपकी है ये किताब, क्या, कब और कहाँ, यानी कि कहाँ कैसे, ये आपका है। और ये आपका
लोग कहाँ रहते थे? एक क्या है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा के तट पर रहते थे। ठीक है, कई लाखों वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि कुशल संग्राहक थे। अपने भोजन के लिए वह जड़ यानी कि जड़ों, फूल, जंगल से अन्य उत्पादक जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करते थे, खाते थे। एक तरह से वो उसका सेवन करते थे। अब ये चीज़ आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, या तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूँ, लिख कर पढ़ा दूँ, या फिर सीधे ही एनसीईआरटी खोल कर आपको समझा दूँ, क्योंकि मैंने उसमें भी आपके टिक करके रख रखा है और इसमें भी आपको समझा रखा है। मेरा तो ये मानना है कि आपको जहाँ से बेटर समझ में आए वहाँ से समझ में आ जाएगा। आज हम ऐसा करते हैं कि क्लास को दोनों तरह से लेके चलते हैं। वैसे बेटर जो चॉइस है, यानी कि आपका जो बेटर रहेगा वो आपका रहेगा क्या, एनसीईआरटी से। तो हम उसी पे लेके चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ये भी पता चल जाएगा आपको कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को ही लेके चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सभी बच्चों के पास है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को, जिससे आपकी स्क्रीन पर आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि लोग जो होते हैं वो लोग कहाँ रहते थे? लोग रहते थे आपके नर्मदा के तट पर, और यानी कि ये आपको पता होना चाहिए। और संग्रह क्या होता है, यानी कि संग्रह क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। संग्रह क्या होता है, संग्रह जो होता है एक तरह से वो भी आपको बताऊंगा। तो ये आपको पता चल गया लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहला आता है लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा के तट पर रहते थे। और ये क्या था, ये क्या खाते थे, पेड़ पौधे खाते थे अपने भोजन को, जो भी चीज़ें आपको जंगल में मिलती थी उनको खाकर ये जीवित रहते थे। फिर आता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों, यानी कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर के पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का यानी कि उगाया, आरंभ किया। ठीक है, और किसने किया, गेहूं। सबसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया और याद रखना ये कई बार पूछा गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी लगा लो। तो यानी कि कहाँ ये पूछा गया था, 8000 वर्ष पूर्व की गेहूं और जौ की जो फसल है वो कहाँ आरंभ की गई, तो वो थी उत्तर के पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। ठीक है, फिर आगे आता है, यानी कि यहाँ पर ये क्या थे, जो पशुओं को पालते थे। और पशुओं में कौन कौन किस किस पशुओं को पालते थे, ये देखो, भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये वे लोग थे, ये लोग गांव में रहते थे। फिर आता है कॉन्सेप्ट आता है उत्तर, यानी कि उत्तर पश्चिम हो गया, यानी सॉरी उत्तर पश्चिम हो गया। अब आता है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में गौरव और मध्य भारत के विंध्याचल पर्वत, यानी कि विंध्याचल पर्वत के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ है। और कृषि का विकास हुआ जहाँ सबसे पहले चावल यानी कि चावल की उपजाऊ किया गया और चावल को उगाया गया। एक तरह से ये आपसे पूछा जाता है, यानी कि चावल को उपजाने वाला और जो फसलें उपजाने वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत कहाँ है, विंध्याचल पर्वत आपका ये आपका मैप है, देखिए ये देखिए यहाँ पर है आपका विंध्याचल, चंबल की नदी आ रही है यहाँ पर, और ये नर्मदा नदी है, सतपुड़ा है, ये यहाँ पर आपका विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, आगे आपका आता है, आगे जो आपका आता है सिंधु तट पर, यानी कि सिंधु तट किसकी सहायक नदी, यानी कि सिंधु तट और उसके सहायक नदी के बारे में आता है। तो सिंधु तट और उसकी सहायक नदी आपको पता होना चाहिए। सहायक नदी उन्हें कहते हैं, यानी सहायक नदी सबसे पहली बात है किसे कहा जाता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सहायक नदी किसे कहा जाता है, तो सहायक नदी उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। यानी कि ये आपका मान लीजिए ये आपकी जो पाइपलाइन है, यानी कि ये आपकी टंकी है। ठीक है, टंकी है, ठीक है, और इसमें एक ये जा रही है लाइन, पाइपलाइन। ठीक है, इसमें पाइपलाइन जा रही है। अब इसमें से यानी कि ये टंकी, ये टंकी, ये टंकी, अब ये आके इसमें जुड़ जाए। ठीक है, ये इसमें जुड़ जाए तो यहाँ का जो यानी कि पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, और ये एक तरह से यहाँ पर जाके पानी गिर दे, तो यानी कि क्या हो गया, ये इसकी सहायक नदी होगी, यानी कि एक तरह से सहायता कर दी है इसको पानी को प्रदान करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे लगभग
4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट इलाकों में नगरों यानी कि नगरों का एक विकास लगभग कितने वर्ष हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये भी आपसे पूछा गया। तो पहला चैप्टर ज़्यादातर इम्पोर्टेंट, भैया सीधी बात ये पहला आदमी सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही हर क्लास का पहला चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आपसे आगे आता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि गंगा और उसकी सहायक नदी के बारे में आता है, यानी कि गंगा और उसकी सहायक नदी के बारे में आता है। तो गंगा उसकी सहायक नदी के बारे में हमने अभी देख लिया। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे जो समुद्री तट है इनके इलाके क्या थे, ये जो है 2500 वर्ष पूरे की बात है, यानी कि ये जो पॉइंट इसका हेडिंग यहाँ दे दिया इन्होंने और इसकी बात हमने ऊपर कर ली, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए हमने इस तरह निशान लगाया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान में जो आपका बिहार है वो नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका सारा का सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा पहाड़ी वहाड़ी नदी नदी ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं। आजकल के लोग यात्रा क्यों करते हैं ये सब बकवास की बात है, छोड़ दो इसे, ठीक है। फिर आता है देश के नाम की बात, यानी कि देश का नाम कैसे पड़ा, देश के नाम की बात आती है, क्वेश्चन आता है इससे। यह देश के नाम से क्वेश्चन आता है तो क्योंकि देखो पहली बात आपको एनसीईआरटी में सबसे बेनिफिट की पता है क्या चीज़ मिलती है? एनसीईआरटी की बेनिफिट मैं बताता हूँ आपको। अगर कुछ भी समझ में ना आए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, पहली बात तो एनसीईआरटी उठा लो, ठीक है, एनसीईआरटी से उठा लो। और दूसरी बात एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ आपको, जैसे बोल्ड लाइन है, इसे अतीत के बारे में कैसे जाने, ये है। अब इसमें जो ये जो साइड में जो चीज़ें दी गई ये है। अब आपको और मैं बताता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें जो भी जैसे ये पीला ये पिंक पिंक कर दे रखा है, इस तरह की चीज़ें, जैसे ऊपर हमने पिंक पिंक वाला पढ़ा, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादातर होती हैं। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ने का रीज़न सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि एनसीईआरटी के माध्यम से बच्चे को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। यानी कि यही वो साधन है एक तरह से कि बच्चे को खाना सिखाना, कि बच्चे को जैसे हम शुरुआत में क्या करते हैं, शुरुआत में माँ का दूध मिलता है बच्चे को, और माँ का दूध के बाद क्या बोलते हैं, एक कहते हैं ना कि माँ के दूध के बाद उसे खिचड़ी टाइप, यानी कि उसमें सब कुछ चीज़ें मिलाकर खिचड़ी टाइप चीज़ें, खिचड़ी होती है उसे खिचू कहते हैं, तो उसे प्रदान किया जाता है। उसमें क्या होता है, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं और उससे बच्चे को पोषण मिलता रहता है। और वही सब चीज़ यानी कि फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा खाना शुरू करे, फिर धीरे 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 उसे क्या करते हैं, वो अपनी डाइट पर आना शुरू हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही उसे कहना जैसे ही पैदा हुआ उसे बर्गर पिज़्ज़ा खिलाना शुरू कर दिया या फिर एकदम 2-2 लीटर दूध पिलाना शुरू कर दिया। यानी कि आपने देखा होगा कि बच्चा 15 ml ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 ml ज़्यादा जितना ही दूध पीता है और उसकी खुराक भी इतनी होती है। तो इस तरह से ऐसे ही होता है हमारा इतिहास, या फिर ऐसे ही होता है हमारा ज्ञान का। भैया छोटी छोटी जैसे आपको पहले ABCD सिखाया, फिर ABCD से फिर क्या सिखाया, शब्द सिखाया, शब्द से क्या सिखाया, वो पूरा का पूरा यानी कि एक तरह से लाइन बनाना सीखा, लाइन से फिर पैराग्राफ बनाना सीखा। तो इस तरह से चले ना, ऐसी हमारा ज्ञान की प्राप्ति हमें करनी होती है। तो इस तरह से करी जाती है, ये आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप भी बीएड हो हमारी तरह, यानी कि ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ना है देश का नाम, यानी कि देश का नाम कैसे पढ़ा। हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, यानी कि इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसमें संस्कृत के सिंधु यानी कि संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में जो ये सब चीज़ें बताई गई हैं फालतू की, एटलस में ईरान और यूनान जो है का पता लगाई, यानी कि 25,000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी यानी कि ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को यानी कि हिंदुस और इंडस इस नाम की नदी पूर्व में स्थित यानी कि भूमि में प्रवेश किया और उसने क्या करा, इंडिया कहा गया, ठीक है। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कि 3500 वर्ष पूर्व कृति कौन सी है, जो है ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखना। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम है। अब आता है ताड़पत्र की बात, यानी कि ताड़पत्र से बनने और पांडुलिपि एक पृष्ठ, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब ताड़पत्र क्या होता है? ये ताड़पत्र यानी कि ताड़पत्र लगभग 1000 वर्ष पहले लिखे गई किताबें बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक स्थान यानी कि स्थान जो होता था उसमें बांध दिया जाता था और भोजपत्र की छाल से बने ऐसे ही एक पांडुलिपि को आप देख सकते हैं, यानी कि तुम देख सकते हो। तो यानी कि ये एनसीईआरटी का कहना है, तुम की जगह वैसे आप होना चाहिए था, ये वाला जो चीज़ है, यानी कि पहले इस तरह की। और ये आज भी आप देखोगे, आज भी बहुत ही सुरक्षित तौर पर रखे गए हैं, तभी आप इसका फ़ोटो देख पा रहे हो, ठीक है। आज की किताबें जो हैं वो आपकी गल सड़ जाएंगी, पर ये नहीं है, क्योंकि इनको प्रिजर्व किया जाता है एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे आगे का देखते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने? भैया अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत के बारे में जानने का तरीका यही है। एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है, यानी कि हैंड क्राफ्टेड, यानी कि पांडुलिपि, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को के लिए प्रयुक्त है क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का है, जो मैनु मतलब मेनू का अर्थ कहता है हाथ से निकला हुआ, और इस यानी कि ये पांडुलिपि का प्रयोग ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उनके यानी कि उगने वाले भोज नामक पेड़, यानी कि जो पेड़ है उसकी छाल से लिखा गया जो है पत्र है भोजपत्र, यानी कि ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजपत्र के बारे में और पांडुलिपि के बारे में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अभिलेख। अब यानी कि आपने क्या पढ़ लिया? पांडुलिपि पढ़ लिया। अब आपको पता होना चाहिए अभिलेख क्या होते हैं। भैया अभिलेख आपसे पूछा जाता है कि अभिलेख क्या होता है? अभी यानी कि अब का लेख, यह यानी कि इसमें आता है अभिलेख। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे उपेक्षिकृत कठोर यानी कि सतह पर उकेरे जाते हैं और उसे लिखा जाता है। जैसे ये है आपका सामने, इस पर लिखा हो गया है जो भी है इसका, ये शायद से अशोक का अभिलेख है। चलिए इसमें बढ़ते हैं। तो ये कठोर स्थान पर कभी कभी शासकों और अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कृत करवाते हैं, यानी कि भैया मैं, आप मान लो मैं राजा हूँ, ठीक है, मैंने कह दिया कि क्या नाम जाके क्या नाम ऐसे 20 अभिलेख बना दो या फिर 20 किताबें लिख दो जिसमें मेरी बातें हों, मेरी अच्छी बातें हों, मेरी शासकीय बातें हों, ये सब चीज़ें बातें हों, ठीक है। तो पुराने टाइम पे ऐसे ही होता था। अब पुराने टाइम पर जब, चलो आज आपको एक चीज़ बताता हूँ इतिहास के बारे में। इतिहास वैसे ज़्यादातर बच्चे इतिहास पढ़ते हैं पर उन्हें इतिहास के बारे में पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें। ये है यानी कि ये है एक्स राजा, ये है वाई राजा और ये है जेड राजा, ठीक है। एक्स राजा ने अपनी किताब लिखवाई 10, यानी कि बुक लिखवाई 10, ठीक है। इसने अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखेगा। भाई आप हो, आप कभी भी अपनी बुरी बात लिख दोगे? नहीं लिखोगे, ठीक है। कोई भी ये कह दे कि मैं बुरी बात लिख दूंगा तो वो एक तरह से एक्सपेंसिव केस है, वो हर हालत में कहीं ना कहीं अपनी अच्छी बातें बुरी बातें छोड़ेगा। अब इसने लिखी अपने उसी टाइम के, यानी कि ये सारे एक ही टाइम के, यानी कि मान लो चलो इसे मान लेते हैं 1520 का, 1520 का बना दिया हमने, ठीक है। ये हो गया। इसने लिखी 20 किताब, इसने लिखी 30 किताब, ठीक है, बुक 30। अब 30 किताबें लिख दी उन्होंने, यानी इसने 10 लिखी अपने बारे में लिखी, इसने 10 लिखी अपने बारे में लिखी। अब ये राजा जो 10 लिख रहा है अपने साथ साथ की इन दोनों की भी कमियां बताएगा, ये इनकी कमियां है कि ये क्या नाम लोगों को मरवाते थे, ये करवाते थे, ये इस तरह की चीज़ें भी होती थी। अब ये जो है वाई वाला क्या करेगा, अपने साथ साथ इसकी भी कमी लिखेगा, इसकी भी कमी लिखेगा, एक्स की भी कमी लिखेगा, जेड की भी कमी लिखेगा, ऐसी ये करेगा। तो जो इतिहासकार हैं वो पता क्या करते हैं, जो एक तरह से कहते हैं ना कि इसकी किताब पढ़ी, इसकी किताब पढ़ी, इसकी किताब पढ़ी, अब इनमें से जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसको हम यानी कि इतिहास के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि इतिहास को जानने का सबसे अच्छा कारण यही है, या फिर एक सबसे अच्छा साधन यही है कि आप करो डिफरेंस क्रिएट, यानी कि जो आपने देखा होगा रिसर्चेज होती हैं, रिसर्चेज में सबसे आता है ना तुलनात्मक अध्ययन, जिसे कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन, तो तुलनात्मक अध्ययन सबसे बेटर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये टाइम
इस चीज़ का बात का नहीं है। अन्य प्रकार के अभिलेखों में क्या है, जिसमें से राजाओं तथा रानियों के अन्य स्त्री पुरुषों के कार्यों के विवरणों के उकेरे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेख, जो जोखिम या फिर उस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताए जाते हैं। और ये अभिलेख कहाँ है, लगभग 250 वर्ष पूर्व अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कुंभ में कांधार में प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक के नाम यानी कि अशोक का है। ठीक है, यह अशोक का अभिलेख है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वस्तुओं का यानी कि वस्तुओं का अध्ययन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो किताब है इसमें से इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्व वेदा कहते हैं, यानी पुरातत्व वेदा कहलाता है। और पुरातत्व वेदा यानी कि पुरातत्व विधि पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों के चित्रों के मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यानी किसका अध्ययन करते हैं, ये सब चीज़ें इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड अलग है, यानी कि एक तो है पुरातत्वविद और एक है पुरातत्व। ठीक है, तो ये क्या होता है, पुरातत्वविद। ठीक है, पुरातत्वविद क्या होता है, जो पत्थर ईंटों से बने आदियों का चित्रों का अध्ययन करता है। वह औजार जो यानी कि औजार हथियार बर्तन जो इसके सारे चीज़ें हैं उनके बारे में तथा सिक्कों को प्राप्त करने के क्या करा, छीनबीन तथा खुदाई करता है। ठीक है, अब आता है पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व यानी कि जो चीज़ें हैं से ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोतों यानी स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। याद कर लेना, इतिहासकार किसे कहते हैं, इतिहास का जो अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी चीज़ आ गई आपका। फिर आता है तिथियों का ज्ञान। अब आते हैं तिथियों के ज्ञान पे चलते हैं। तिथियों के ज्ञान में आपको ये जो सब चीज़ें यहाँ से सारी चीज़ें बताई जाएगी, इसे हमें सिर्फ इसे से पढ़ना है। ये वाली चीज़ें ये एज इट इज़ वही चीज़ें गई है, तिथियों का ज्ञान कैसे मिला है। अब तिथियों का ज्ञान के बारे में, इतिहास में तिथियों का ज्ञान के बारे में आती है। इंग्लिश में जो BC है, यानी कि इंग्लिश का BC क्या है, ईसा पूर्व, और इसका मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी यानी कि कभी कभी तुमने क्या करा, तुम तिथियों से पहले यानी कि तिथियों से पहले क्या लिखा मिलता है, AD यानी कि लिखे पाते हो, तो इसका कहना एनो डोमिनी यानी कि एनोडोमी यानी कि आफ्टर। देखो सीधी बात यह है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट यानी कि आफ्टर उनकी डेथ की, यानी कि इस तरह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एनोडोमी नाम से दो यानी कि लैटिन शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है ईसाई मसीह यानी ईसा मसीह के जन्म से के वर्ष से। ठीक है, कभी कभी AD की जगह क्या लिखा जाता है आपको, ई यानी कि CE और BC, कई जगह BCE का प्रयोग होता है, और इस तरह से आपको क्या होता है, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले चैप्टर की जो समरी थी आपको कवर हो गई होगी, यानी कि पहले चैप्टर के आपके चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या था, अब आपका था 1 पॉइंट स्रोतों के आधार पर। ठीक है, चलो ये आपका जो अदर चीज़ थी वो। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर पर, यानी कि दूसरे चैप्टर पर। आज हम 2 चैप्टर देखते हैं, तो फिर कल से आपकी क्लास लंबी खींचेगी, तो आपको पता होना चाहिए। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो आज से शुरुआत है, थोड़ा सा आपको पता होना है, क्योंकि पहले चैप्टर में है ज़्यादा चीज़ें, और पहले चैप्टर में आपको पता भी होना चाहिए। तो दूसरा चैप्टर क्या कह रहा है, आखेट खाद्य संग्रह के यानी कि भोजन के बारे में बता रहा है। आरंभिक जो है मानव के बारे में बता रहा है, तो आरंभिक मानव के बारे में बताता है, तो आरंभिक मानव के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। आरंभिक मानव जो है आखेट वह इधर उधर क्यों घूमते थे। जो आरंभिक मानव जो चीज़ें हैं वो सब क्या करते थे, आखेटक थे, यानी कि आखेटक संग्रह एक तरह से चीज़ें आपसे पूछी जाती है। संग्रह का पूछा जाता है, आखेटक का पूछा जाता है, तो इन वर्डों को ध्यान रख लेना, दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात है, जब आखेटक और इनकी जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए, हम लोगों के बारे में जानने के लिए क्या करें, उपमहाद्वीपों के बसे उपमहाद्वीप में जो 20 लाख वर्ष यानी कि 20 लाख जो साल पहले क्या थे,
आज हम उन्हें आखेटक संग्रह के नाम से जाने जाते हैं। जो भोजन के जो इंतजाम करने के लिए क्या करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, उनकी बात कर रहा है। भोजन का इंतजाम करने के लिए विधि के आधार पर इन्हें इस नाम पर यानी कि पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों का, चिड़ियों को पकड़ने के फूल मूल यानी कि दाल, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते थे। ठीक है। फिर आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे हम चैप्टर को देखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर ये आता है जो है पुरापाषाण, नवपाषाण, महापाषाण, ये आरंभिक गांव, और ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये आपका मैप इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है। चलिए जो मैप है उसमें लेके चलते हैं। सबसे पहले आती है जो सबसे पहला आता है आपका, हम चलते हैं नवपाषाण से। नवपाषाण में कौन सा है, बुरजोम, मेहरगढ़। ठीक है, ये आपके पूछे जाते हैं। जो महागढ़, फिर आता है चिंद्रा, ये आपका, ये सारे आपको जो है ये आपको लिख लेने हैं, क्योंकि ये सब आपके मैप में, इसलिए एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देखा जाता है कि एनसीईआरटी में छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें भी आपको देखी जाती। जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा आता है बुरजोम और मेहरगढ़, ये दोनों पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। भीमबेटका पूछा जाता है आपका पुरापाषाण में, तो भीमबेटका आपको पता होना चाहिए। और आपका कौन सा पूछा जाता है, भीमबेटका सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये आपसे पूछा जाता है। महापाषाण में आपका ब्रह्मगिरि पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है, तो आपसे ये भी पता होना चाहिए। ये आपका पूछा नहीं जाता, तो इसका आपको छोड़ दो। तो ये आपको यानी कि अगर आरंभिक नगर यानी कि मानव के निवास के स्थान में पूछा जाए तो भीमबेटका, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है पुरापाषाण काल, यानी कि पुरापाषाण काल के कौन सा है, भीमबेटका। जो ये क्या है, किस में है, पुरापाषाण काल में कौन सा है, भीमबेटका, ये आपका भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है यार, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का में कौन सा इम्पोर्टेंट है, बुरजोम, मेहरगढ़, और ये जो दो इम्पोर्टेंट है ये आपको पता होने चाहिए। फिर आता है महापाषाण, जो आता है ब्रह्मगिरि जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको बता दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया, अब देखिए आपके सामने लिखा आ गया भीमबेटका क्या है, आधुनिक मध्य प्रदेश में, ये आपको पता है। इस पर पुरापाषाण पर क्या मिला है, गुफाओं के, यानी कि एक तरह से गुफाओं में जो चित्रण हैं वो मिले हैं। ठीक है, इन लोगों के गुफाओं में इसलिए रहने थे क्योंकि क्या होता था, बारिश, धूप, हवाओं से बचने के लिए लोग बाग पहले बारिश में रहते थे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ जो दीवारें थी उन पर इस तरह की चित्रकारी मिली है। ठीक है, तो उन में क्या मिली है, इस तरह की चित्रकारी। उनमें सुंदर उदाहरण क्या कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश की गुफाओं के चित्रण मिले, जहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिली है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है पुरा स्थल। पुरा स्थल के बारे में क्या कहते हैं, पुरा स्थल उन स्थलों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किए थे और बाद में क्या करा, इनका वहीं छोड़ दिया। और भाई आप ही जाते हो, आज के टाइम पे क्या करते हो, आप जब घूमने जाते हो क्या करते हो, गंदगी वहीं छोड़ के आ जाते हो। इन्होंने भी भाई वहीं छोड़ा और आगे बढ़ गए, तो इन्होंने वही काम किया है एक तरह से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये जो टॉपिक है आपका नाम और तिथियों के नाम से, यानी कि जैसे कि हम जो काल के बारे में है उनके बारे में आप जानते होगे तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले आता है, हम जिस काल में के बारे में पढ़ रहे हैं वो है पूरा एक तरह से जो है पत्थर का काल, यानी कि तो क्या रखा है, यानी कि पुरातत्ववेदों ने या फिर उनके लोगों ने जो उनकी खोज करते हैं तो उन्होंने क्या रखा है, देखिए पुरातत्ववेदाओं ने इन बड़े बड़े नाम रखे हैं। यानी कि आरंभिक काल में क्या रखा है, पुरापाषाण काल, यानी कि पुरापाषाण काल। ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्राचीन, यानी कि प्राचीन, और
पाषाण यानी कि एक तरह से पत्थर को कहा जाता है, जो क्या कहता है पूरा यानी कि पूरा पाषाण। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नाम पूरा स्थल से यानी पूरा स्थलों से प्राप्त होता है और इसमें औजार के महत्व को बताया गया। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पहले के दौरान माना गया है। इस काल के जो 3 भागों में विभाजित किया है, कौन सा? आरंभिक और मध्य और क्या करें है उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना कि आपसे कब क्या पूछा जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है, फिर जिस काल में हम पर्यावरण के बदलाव को देखते हैं तो वो कौन सा है, वो कौन सा काल है? आपको देखो, आप आज एक चीज़ ध्यान रखना, तो 3 कालों में जो हमारा जो बटा गया है, पहले वाले जो काल हैं यानी कि पहले वाले काल में इस तरह का जो चीज़ें नहीं थी कि व्यक्ति सर्वाइव कर सके एक तरह से, और वो नॉर्मली पूरा तरह से डेवलप में नहीं था। जो बीच वाला काल आया कि एक तरह से बीच वाले काल में जो कंदमूल है या फिर ग्रीनरी है उसको डेवलप हुआ, और डेवलप होने के बाद फिर जो तीसरा काल है उसमें एक तरह से पूरा पूरा विकास होना शुरू हो गया। वही सब चीज़ें आती है। तो जिस काल में यानी कि जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस काल में क्या कहते हैं मेसोलिथ कहते हैं, यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। आपको मैंने बताया ना, जिस काल में बदलाव हुए सारे वो मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इसके यानी इस समय लगभग यानी कि 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल में जो क्या थे, पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण क्या कहा जाता है, लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में क्या करते हैं, हड्डियों की लकड़ियों को क्या करते हैं एक तरह से छोटा। देखो, ये है पहला सबसे पहले का, फिर ये है थोड़ा सा बीच वाले मध्य वाले का, और ये आपका क्या है, ये आपका सबसे छोटे वाले का यानी कि आखिरी वाले का। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या आता है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले युग में क्या हुआ, इसके 100 यानी कि लगभग 10,000 वर्ष पहले क्या से माना जाता है और इसे नवपाषाण कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। बदलती जलवायु वही आया था, बदलती जलवायु जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि बदलती जलवायु में क्या है, लगभग 1200 वर्ष यानी कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसी परिणामस्वरूप क्षेत्रों में घास और मैदान बनने लगे। इसी कारण हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी आदि गाय जैसे जानवर की संख्या बढ़ी। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और यहाँ इन्हें खाने के लिए एक तरह से यहीं पर बच गए, और फिर क्या हुआ, वो सब चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली सब चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो गई। लोग बाग क्या है, एक जगह रहने शुरू कर देते। आप ये बताओ, आपको चलिए मान के चलिए आपको दुनिया के एक कोने में या एक जगह है, मान लीजिए XYZ कोई भी जगह है, वहाँ पर सारी सुविधा मिल रही है और आपको कहा जा रहा है कि वहाँ जाकर रह लो, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? ठीक है, तो और वहीं जाकर बस जाओगे, फिर बस जाओगे, आपके बच्चे वहीं होंगे, फिर उनके बच्चे, तो इस तरह से क्या होगा, यही सब हुआ है पहले भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अनाज अब आता है, अनाज कहाँ उगाते थे और उसको पकाने की तैयारी। भाई आप देखो, ये जो लोग थे इन्हें इतना तो ज्ञान था नहीं। अब ये करते थे, जैसे मान लीजिए इसका सेब का या फिर आप मान लीजिए आम मिल गए इन्हें, आम इन्होंने पेड़ से तोड़ लिया। ठीक है, आम के जो बीज है वो इन्होंने खा लिया और ये जो बीज है खाया नहीं जा रहा, तो एक कर दिया इन्होंने, फेंक दिया। अब फेंक दिया, जो फेंका उसके कुछ टाइम बाद देखा इन्होंने पेड़ उग गया, बीज वो है उससे पेड़ उग गया। अब जो छोटी चीज़ खा रहे हैं, जैसे बेर खा रहे हैं, तो बेर का बीज है इन्होंने बाहर फेंक दिया, उसका आप जब इस तरह की चीज़ हुई तो क्या हुआ कि इनको पता चल गया कि इस यानी कि इसे खाओ और इसे फेंक दो, फिर अगली बार फिर मिल जाएगा। फिर इस तरह से आते आते यानी कि मध्य काल में जितने डेवलप हुए, मध्य पाषाण काल में जितने डेवलप हुए हैं, वो सारे सारे नव पाषाण काल में यानी कि एक नया मानव का विकास हो गया। ठीक है, धीरे धीरे वे कृषि करना यानी कृषि
बन गए, ठीक है, कृषिक बन गए यानी कि किसान बन गए वो। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालने की बात आती है वो आता है आपका कुत्ता, ठीक है, याद करना। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों यानी कि घरों के नज़दीक आने से रोकने के लिए और उनको पालना शुरू कर दिया, ठीक है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल के लिए बसने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आग की खोज कब हुई, ठीक है। तो आग की खोज का जो एग्जाम्पल है याद कर लेना। आग जो है, आग की खोज आधुनिक जो है आंध्र प्रदेश में स्थित लिख लीजिए जैसे आंध्र प्रदेश में स्थित कुरुनुलु गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या पता होता है कि आरंभिक लोग आग को जलाना सीख गए थे और आग का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, मांस पकाने के लिए। जो जानवर थे जैसे कि शेर वेर थे उनसे बचने के लिए ये क्या करते थे, गुफाओं के बाहर जलाए थे। और आग का पूरी तरह से जो विकास हुआ है वो हुआ है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल अगर विकास माना जाए, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए जो है वो नवपाषाण काल। और आग की जो खोज की बात है तो वो हो जाएगा पाषाण का, यानी शुरुआत में ही हो गई थी आग की खोज। भाई ये बताओ, जब जंगल जल रहे हैं तो उन्हें ये भी दिखाई देगा कि आग लग रही है या कुछ चीज़ है जो लग रही है जिससे जंगल जल रहे हैं। तो उन्होंने आग का जो उस टाइम उन्हें बैलेंस करना आता था, आग को ना उस तरह कंट्रोल करना आता था। तो ये सब चीज़ें आएगी, आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, बसने की प्रक्रिया जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और ये करीब 12,000 जो थे साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज जो हम भोजन करते हैं, इनकी जो एक तरह से प्रक्रिया है वो सब चीज़ें किसान की जो ये सब चीज़ें वो आपको नवपाषाण काल में ही मिलेगी। कुत्ते को के बाद भेड़ बकरी यानी पालने की बात आती है। चलिए आगे देखते हैं। शुरुआती जो कृषक थे और पशुपालन में होने के शख्स जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, उप महाद्वीप के में पाए जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, पश्चिमी मैथोर क्षेत्र के आधुनिक कश्मीर और उत्तर प्रदेश में यानी कि उत्तर पूर्व में, दक्षिण और भारत में पाए जाते हैं। ये नहीं आपको, तो ये थी आगे चलते हैं, यानी कि आगे आता है स्थायी जीवन और की ओर, ठीक है। अब पुरातत्ववेदाओं ने कुछ पुरास्थलों को पर झोपड़ियों और घरों के यानी कि निशान मिले। तो उन्हें क्या है उसमें है बुर्ज होम। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको पूछा जाता है, बुर्ज होम कहाँ है, बुर्ज होम है आपका कश्मीर में। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कहाँ पर मिले, या फिर आपसे पूछा जाएगा जो है अवशेष कहाँ पर मिले, ठीक है। आगे चलते हैं कि लोग क्या करते थे, गड्ढे में यानी एक तरह से गड्ढे में रहते थे और उनके उतरने के लिए सीढ़ी बनाई हुई थी उन्होंने मौसम के इससे। और या फिर इनका, भाई आपको पता है हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आधी से ज़्यादा चीज़ अनुमान पर होती है। तो इनका क्या कहना है कि ये इसलिए हुई होगी, ठंडी की वजह से का बनाया होगा, या फिर बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो सुरक्षित रहने के लिए करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर की 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये थे आपके, देखो ये आपके हथियार थे, यानी कि पुरापाषाण और नवपाषाण के हथियार हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब आता है मेहरगढ़ जो आपको मैंने जितने भी 4-5 बताए वही इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में संभवतः वह स्थान है जहाँ पर स्त्री और पुरुषों ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था, ठीक है। मेहरगढ़ में जो है एक इलाका है जो चकोर या आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। ये देखिए आपके सामने, ये है यानी कि 2 फुट और 2 फुट, यानी कि 4 तरफ से 2 फुट। जिस तरह से मान के चलिए घर कितने का बनता है, घर में मान के चलिए हम
कितने फुट का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मान के चलते हैं 30 फुट, और इधर से भी 30 फुट, यानी 30 फुट 30 फुट 30 फुट 30 फुट, यानी कि चकोर घर जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें कब्रों यानी कि कब्र जो है मृतकों के साथ साथ कुछ यानी कि कुछ जो चीज़ें हैं उनके साथ मिली हैं, और वो कहाँ मिली हैं? मेहरगढ़ में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए, कब्रों के में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा था। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिसमें कब्रों के साथ साथ मृतकों के जो है बकरी और उनके साथ साथ चीज़ें मिली हैं। जैसे ये आपके सामने है, ये देखिए, ये है कब्र। ठीक है, इसमें आपके साथ क्या मिला? इसके जानवर या फिर इस तरह की चीज़ें मिली हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन था, इसमें आपका और कौन सा एटलस, यानी कि एटलस वेटलस में ये सब चीज़ें आपकी बेकार की बात है। अब आता है कौन सी चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये सब जो शब्द हैं इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी इस तरह के शब्द दिए गए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए पुरापाषाण स्थल क्या है, आपसे पूछ लिया लघु पाषाण क्या है, या फिर आपसे औद्योगिक क्षेत्र क्या है, पुरा स्थल क्या किसे कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहते हैं। तो इस तरह के शब्द जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़े यानी कि जो एनसीईआरटी 6 क्लास की जो 2 चैप्टर थे हमने इसके कवर कर लिए, और आपसे चलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण युग जो है इतने से इतने का यानी कि 12,000 से लेकर 10,000। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई? 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण युग का आरंभिक आयु जो है इतना। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ, और ये सब आपका इतना। ठीक है, तो यानी कि आपने जो 6 एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री के 2 चैप्टरों की समरी पढ़ ली आज, और आगे हम और पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो 2 चैप्टर से शुरुआत करेंगे। जो आपकी मैराथन है वो इसी तरह चलती रहेगी, और इस तरह से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। एसएसटी वाले जो बच्चे परेशान होते रहते हैं एनसीईआरटी को लेकर कि एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़ेगी समरी, ये आपकी 30 नंबर की एनसीईआरटी है, मजाक में मत लेना। अगर ये 30 नंबर गए तो आपका पेपर 2 कैंसिल, यानी कि पेपर 2 आप पास नहीं हो सकते। चाहे आप ये मान के चलिए, हर बच्चा ये मान के चलता हूँ मैं, अगर सीडीपी में अगर टैग वर्ड लगा के भी 27 नंबर ला सकता है। हिंदी में कितने नंबर ला सकता है? हिंदी में वो 27 से 28 नंबर तक ला सकता है। ठीक है, तो कितने हो गए भाई? 28 से 28 मान लेते हैं हम। 8 8 16, एक से दे दिया हमने 56। ठीक है, इस तरह से बैठा भाई गणित 56। अब 56 को 90 से माइनस कर दो, कितने हो गए भाई? ये हो गया 8, और ये हो गया, हम बिल्कुल सिंपल गणित कर रहे हैं 4, और इसमें से ये हो गया 34। इतना हो गया। अब 34 नंबर आप क्या इसमें ले आओगे? यानी कि 30 अगर मान के चलो 60 नंबर में से आप 30 पेडागोजी कर भी देते हो, तो पेडागोजी होने को तो पास हो सकते हो, पर ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ये हो गलत हुआ तो आपका लाइफ बिल्कुल एक तरह से हिल जाएगी। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का मजाक मत लेना। कल हम देखेंगे 3rd चैप्टर। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और एनसीईआरटी की बात तो है, यानी कि एनसीईआरटी की जो हम बात कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जो आपके सीटेट के जो पेपर हैं वो आपके करा चुके हैं, यानी कि पहले आपने कर चुके हैं, तो आप उसके लिए परेशान जो हो रहे हैं उसको ये सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी के अलावा सीटेट के तो पेपर कराए नहीं जा रहे, तो सीटेट के भैया पेपर आपको करा दिए हैं, यानी कि पेपर जितने भी है सारे पेपर 1 और पेपर 2 कराए दिए। और जो अब वाले हैं यानी सीबीटी एग्ज़ाम है वो आपको क्या कराए जा रहे हैं, वो अभी आज या कल से आपको रितु मैडम कराने शुरू कर देगी। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।